हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद कुमार टेक टीआरएस वीके स्टडी पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बीपीएससी छठवीं की संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा का जो पेपर हुआ था पिछले साल का, उसका पेपर देखेंगे। हम इस वीडियो के सीरीज़ में अभी तक बीपीएससी के द्वारा जितने सारे भी एग्ज़ाम हुए हैं सभी का प्रश्न पत्र जो है फुल डिस्कशन के साथ में देखेंगे। ये आपका आने वाला जो बीपीएससी का पीटी एग्ज़ाम है, सीडीपीओ का पीटी है या बिहार एसआई के एग्ज़ाम है, इन तीनों एग्ज़ाम के लिए ये सेट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए हम यहाँ पर इस पहला सेट को स्टार्ट करते हैं। ये सेट स्टार्ट करने से पहले चलिए हम देख लेते हैं कि पिछला बार बीपीएससी में किस सेक्शन से कितने प्रश्न पूछे गए थे और इनका कट ऑफ कितना गया था। देखिए यहाँ पर अध्यायवार प्रश्नों की बात करें तो यहाँ पर आपका जो इतिहास है इससे देखिए 25 प्रश्न पूछा गया था और इसमें मैक्सिमम आपका मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन रहते हैं। और बिहार विशेष स्टेट लेवल का जो क्वेश्चन था उससे भी 25 प्रश्न पूछे गए थे। और भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से यानी पॉलिटिक्स आपके 6 क्वेश्चन और भूगोल से 10 क्वेश्चन थे, अर्थव्यवस्था से 7 थे, और साइंस की बात करें तो उससे 30 प्रश्न थे, और करंट अफेयर से 37 प्रश्न और 10 प्रश्न जो थे आपके मैथ और रीजनिंग के थे। तो देखिए यहाँ पर जो है सबसे बड़ा आपका जो सेक्शन है इतिहास का है, सामान्य विज्ञान का है, और उसके बाद में स्टेट लेवल क्वेश्चन बिहार के जीके का, और उसके बाद करंट अफेयर्स। तो यहाँ पर 4 सेक्शन पर मैंने आपको फोकस करना है। चलिए इसका हम कट ऑफ देख लेते हैं कि पिछला बार इसका कट ऑफ कितना गया था। देखिए यहाँ पर पिछले बार का कट ऑफ दिया गया है। अनरिजर्व कैटेगरी का गया था आपका 108 नंबर, और बीसी का गया था 104, अनरिजर्व फीमेल का 100 और बीसी फीमेल का 97, ईडब्ल्यूएस का 103, ईडब्ल्यूएस फीमेल का 95, और एससी का गया है 95, एससी फीमेल का 84, एसटी का 98 और ईबीसी का 102 और ईबीसी फीमेल का 93। बाकी सभी कट ऑफ आप देख सकते हैं। चलिए हम इस सेट को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर आपका सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से किस हड़प्पा नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, कालीबंगन। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी जी ने किया था, जो कि रावी नदी के तट पर स्थित है। और सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान अगर जुते हुए खेत की बात करें तो ये आपका कालीबंगन में प्राप्त हुआ है, जो कि कालीबंगन राजस्थान में पड़ता है। और यहाँ से प्रश्न एक बार अक्सर पूछा जाता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में नर्तकी कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है, तो ध्यान रखिए वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। देखिए कि त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया नियम किससे संबंधित है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जैन धर्म से त्रिरत्न संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की थी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क। यहाँ पर चलिए एक बार देख लेते हैं चारों बौद्ध संगीति के बारे में। तो देखिए सबसे पहला जो आपका हुआ था बौद्ध संगीति वो हुआ था 483 ईसा पूर्व, दूसरा आपका हुआ था 383 ईसा पूर्व, और तीसरा आपका था 251 ईसा पूर्व, और जो तीसरा था आपका ईस्वी की प्रथम शताब्दी, ईस्वी की फर्स्ट शताब्दी में हुआ था ये तीनों। और तीनों की यदि बात कर लें किसके शासनकाल में हुआ था, तो फर्स्ट वाला आपका हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में, दूसरा आपका कालाशोक के शासनकाल में हुआ था, और तीसरा आपका हुआ था अशोक के शासनकाल में, और चौथा हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। वही आपका यहाँ पर पूछा गया है। यदि चारों के स्थान की बात करें, आपसे चारों का स्थान भी पूछा जा सकता है किसी एग्जाम में, तो ध्यान रखिए पहला जो हुआ था आपका राजगृह में, दूसरा आपका हुआ था वैशाली में, तीसरा आपका हुआ था पाटलिपुत्र में, और चौथा आपका हुआ था कुंडलवन कश्मीर में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था प्रश्न संख्या 4 कि निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, वैशेषिक। इसके जो प्रतिपादक थे महर्षि कणाद थे। और यहाँ पर तीनों की बात कर लेते हैं तो योग जो है, योग से संबंधित पतंजलि है, न्याय से गौतम, और सांख्य जो है इससे कपिल मुनि संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं।
अगला प्रश्न आपका पूछा गया था प्रश्न संख्या 5 कि दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी? तो बलबन ने अपनाई थी रक्त एवं लौह की नीति। इसका तात्पर्य ये होता है कि अपने शत्रुओं के प्रति कठोर नीति अपनाना। और ध्यान रखें कि सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत भी बलबन ने की थी और इससे उलूम खां के उपनाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 6 कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी चुल साम्राज्य था जो प्राचीन काल में स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 7, ये आपका मध्यकालीन भारत से है। ये प्रश्न है कि प्राचीनकारी यानी पिटरा ड्यूरा निम्न में से किससे संबंधित है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी तैयार करना। अगला प्रश्न आपका है कि किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनाए थे? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अकबर ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनाए थे। और प्रश्न यदि यह पूछे कि मुगल साम्राज्य में चित्रकला किसके समय चरम उत्कर्ष थी? तो जहांगीर के शासनकाल में थी। प्राचीन और मध्य से आपके पास 8 प्रश्न पूछे गए हैं, बाकी जो सभी प्रश्न हैं आधुनिक भारत से पूछे गए हैं। चलिए देख लेते हैं आधुनिक भारत के प्रश्न को। देखिए यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है कि इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। चूँकि यहाँ पर नाना साहेब भी थे, बेगम हजरत महल और मौलवी अब्दुल्ला और बेगम जीनत महल। तो यहाँ पर एक से अधिक आपका उत्तर सही है, इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपयुक्त में एक से अधिक। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 10 किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें सब ब्रेक तो थे किंतु इंजन नहीं था? तो ध्यान रखिए ये कथन जो है 1935 के अधिनियम के लिए कहा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 पाए कि दांडी यात्रा कितनों दिन तक चली थी? यहाँ पर दिन पूछा गया है। तो ध्यान रखिए दांडी यात्रा जो आपकी है 24 दिन तक चली थी। ये 12 मार्च 1930 से लेकर के 6 अप्रैल 1930 तक चला था। तो इस तरह आपका टोटल 24 दिन होता है। ध्यान रखिए 12 मार्च 1930 से लेकर के 6 अप्रैल 1930 तक हुआ था। इनका संचालन किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी ने किया था। और कहाँ से? तो अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से किए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न संख्या 12 कि प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसके रचयिता कौन है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि राम प्रसाद बिस्मिल जो है ये सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में को बहुत प्रसिद्ध किए थे, जबकि इसे सबसे पहले देने वाले बिस्मिल अजीमाबादी बिहार के क्रांतिकारी थे। तो ध्यान रखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न संख्या 13 है कि बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी स्वदेशी आंदोलन। और ध्यान रखिए कि बंगाल का जो विभाजन हुआ था 1905 में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। अक्सर ये भी एग्जाम में आपको पूछा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14 कि इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमों में पक्ष में पेशी वकील कौन बने थे? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी भूला भाई देसाई। अगला प्रश्न संख्या 15 कि मैडम भिकाजी कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ पर फहराया था? तो ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर सी स्टुटगार्ट में फहराया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16 कि निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है? देखिए यहाँ पर उपनाम दिया गया है उनसे संबंधित विनोबा भावे द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही, और दूसरा दिया गया है सीआर दास देशबंधु और विलियम रेनवर्थ 1907 के कांग्रेस सभापति, और श्यामजी कृष्ण वर्मा पेरिस में इंडिया हाउस के संस्थापक। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सीआर दास देशबंधु। बाकी जो सभी है ये सब गलत है।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17 कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिवस को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में घोषित किया गया था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में घोषित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 18 कि बंगाल में द्विशासन प्रणाली किनके द्वारा लागू की गई थी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू किया गया था बंगाल में द्विशासन प्रणाली। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19 इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था। तो ध्यान रखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न है 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी चित्तरंजन दास यानी सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू जी ने किया था। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 21 कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है की रचना किसने की थी। तो ध्यान है कि इसकी रचना की है दीनबंधु मित्रा ने। और नील आंदोलन के खिलाफ में 1917 में महात्मा गांधी ने बिहार के चंपारण में सत्याग्रह सबसे पहला चलाया था। यह प्रश्न भी कई बार एग्जाम में बीपीएससी के पूछा जा चुका है, तो इसको भी ध्यान रखिए। और एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि ये नील आंदोलन से जो भी संबंधित महात्मा गांधी का ध्यान इधर आकर्षित किसने कराया था। तो ध्यान रखिए राजकुमार शुक्ला उनका नाम है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। प्रश्न संख्या 22 आपका है कि 1760 में प्रसिद्ध वाणिवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किनके खिलाफ में लड़ा गया था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए फ्रांसीसी के खिलाफ में। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 23 कि निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी भारतीय परिषद अधिनियम 1909। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24 कि 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था। तो ध्यान रखिए ये आपका सिंहभूम जो कि झारखंड में पड़ता है वहाँ पर हुआ था। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न संख्या 25 कि निम्न में से किस कॉलेज में महात्मा गांधी जी ने पढ़ाई की थी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए श्यामल दास कॉलेज भावनगर में। तो देखिए यही 25 प्रश्न जो थे प्राचीन मध्य और आधुनिक भारत थे। तो हम यहाँ पर देखिए कि सबसे ज़्यादा प्रश्न आपको पूछे गए हैं आधुनिक भारत से पूछे गए हैं। तो विशेष रूप से आपको आधुनिक भारत पर फोकस करना है क्योंकि बीपीएससी का यही पैटर्न रहा है कि अगर 25 प्रश्न रहे और 30 प्रश्न तो लगभग उसमें से आपका 20 से 22 प्रश्न मॉडर्न हिस्ट्री से ही रहता है। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं बिहार विशेष के कुछ प्रश्न को। देखिए यहाँ पर बिहार में सबसे पहला प्रश्न है आपका ये बिहार विशेष का कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27 कि बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। तो ये आपका पटना में हुआ था। बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1912 में बांकीपुर पटना में आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता आर.एन. मधोलकर ने किया था। इसके बाद 1922 में गया में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने की थी। और चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी। तो ध्यान रखें जयप्रकाश नारायण जी को कौन सी उपाधि दी गई थी लोकनायक जयप्रकाश नारायण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार की स्थापना कब हुई थी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1912 में बिहार की स्थापना हुई थी। उस समय बिहार और बंगाल एक ही में था तो बंगाल से अलग करके बिहार की स्थापना 1912 में हुई थी और 1936 में उड़ीसा को अलग किया गया और फिर आखिर में 2000 ईस्वी में बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया। अगला प्रश्न का प्रश्न संख्या 30 कि बिहार में 3 कटिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 3/20 यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा अनिवार्य रूप से नील की खेती करनी पड़ती थी। उसी के कारण महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह 1917 में बिहार में किया था। अगला प्रश्न है कि रामविलास पासवान जी ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। चूँकि पिछले साल रामविलास पासवान जी का निधन हुआ था तो इसलिए ये प्रश्न चर्चा में था, इसलिए इस प्रश्न को उस समय पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32 कि बिहार के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा से निर्वाचित हुए थे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 11वीं लोकसभा के लिए
पिछले साल इनका भी निधन हुआ था, इसलिए ये प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33 कि चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा और गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? तो ध्यान रखें ऑप्शन नंबर डी राजकुमार शुक्ला जी ने किया था। ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। और कहाँ पर मिले थे गांधी जी से? तो ये 1916 के जो संयुक्त अधिवेशन हो रहा था मुस्लिम लीग और कांग्रेस का, वहीं पर गांधी जी से ये मिले थे। अगला प्रश्न का प्रश्न है 34 कि प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो आपकी मगध की राजधानी थी वो राजगिरी थी, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 35 कि स्वामी सहजानंद में से किससे संबंधित है? तो ध्यान रखें इनका संबंध जो है बिहार में किसान आंदोलन से जुड़ा है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? तो वही आपका चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 में हुआ था। और ये नील आंदोलन को लेकर के, यानी जो नील की खेती ज़बरदस्ती वहाँ के किसानों से कराई जा रही थी, उसी के खिलाफ में ये हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 37 आपका है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ध्यान रखिए एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। बिहार में मुख्य रूप से जो थे वीर कुंवर सिंह थे, जो कि आरा से थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि जनजाति और जिले के निम्न जोड़े में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? यहाँ पर बिहार राज्य के कुछ जिले दिए गए हैं और उसमें पाई जाने वाली जनजाति, और यहाँ बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी ये गलत दिया गया है। तो यहाँ पर आपका संथाल, इसको याद कर सकते हैं, संथाल बांका में, उराव सुपौल में और खरवार भागलपुर में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 39 कि बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? यानी बताना है आपका कि बिहार में वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। चूँकि वन क्षेत्र जो करेक्ट दिया गया था इस पर आंकड़ा में, तो आपका दिया गया था 7.76, जो कि ऑप्शन में नहीं है। अगला प्रश्न आपका है कि निम्न में से किस जिले में एक बिहार का राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो आपका पश्चिमी चंपारण में है वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य, जो कि पश्चिमी चंपारण में पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई। यहाँ पर पूछा गया है कि उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली, तो ये सभी की सभी नदियाँ जो है उत्तर की ओर नहीं, उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ हैं, बागमती, कोसी, कमला, गंडक, ध्यान रखें। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 42 की बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में पिटोमोन्ट स्वैप मिट्टी पाई जाती है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी चंपारण। अगला प्रश्न आपका है कि बिहार के निम्न प्रशासनिक विभाग के जोड़ों में कौन से जोड़े गंगा नदी में गंगा नदी नहीं बहती है, कहाँ पर? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कोसी मगध, इस जोड़े में गंगा नदी नहीं बहती है, जबकि आपका दरभंगा मुंगेर, तिरहुत सारण, पूर्णिया भागलपुर इसमें बहती है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था मॉडर्न हिस्ट्री से बिहार के कि 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी की स्थापना हुई थी? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1632 में पटना में की गई थी। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 45 कि बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन शुरुआत की। इस योजना का संबंध किससे है? इसका उद्देश्य क्या था? तो जो भी यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई होगा इसका, इनमें से कोई भी उद्देश्य नहीं था। इसका आपका उद्देश्य था कि बिहार सरकार द्वारा शराबबंदी के कारण प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए, यानी जो उस समय शराबबंदी हुआ था तो उसके कारण जो भी लोग प्रभावित हुए थे उनको अन्य रोजगार के अवसर प्रदान किए जाए, उससे संबंधित ये योजना था। अगला प्रश्न है आपका कि बिहार सरकार के 7 निश्चयों में से निम्न में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, बाल कल्याण, यानी कि जो 7 निश्चय उसमें महिला रोजगार, साफ पीने का पानी, सभी परिवारों को बिजली शामिल है। बाल कल्याण उसमें नहीं है क्योंकि इसके लिए एक अलग से योजना चलाई जा रही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 47 कि बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राजस्व घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है, वर्ष 2018-19 में यह क्या था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय औसत का 33%। ये उस समय के करंट से इसको जोड़ सकते हैं, इसको ध्यान मत रखें। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48 कि भारत के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया था?
तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 25 सितंबर 2020 को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न संख्या 39 है कि बिहार ने 1 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली शुरू की है, प्रणाली क्या है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक है। देखिए इस ऑप्शन में आपका जो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी है ये दोनों सही है कि राज्य में समस्त वित्तीय कार्यकलापों को ऑनलाइन तथा कागज रहित बनाएगी और स्थानीय निकायों सहित राज्य सरकार के वित्त का प्रबंधन करेगी। तो ध्यान रखें इसमें दोनों सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपयुक्त में एक से अधिक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न संख्या 50 कि भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार किस लिए दिया गया है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता के लिए ये पुरस्कार दिया गया था बिहार को। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं जो भारतीय संविधान से संबंधित है। देखिए यहाँ पर आपका 51 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट नहीं है? स्वायत्तता, लोक सहभागिता, ऑप्शन नंबर सी स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास को नहीं जगाना, ऑप्शन नंबर डी स्थानीय समुदाय को सशक्त बनाना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास को नहीं जगाना बोल रहा है। ये नहीं जगाइए, जगाना होगा तो आपका सही हो सकता है विकेंद्रीकरण, लेकिन जब नहीं कर दिया तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी जो है गलत है। अगला प्रश्न संख्या 52 है कि ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? यहाँ पर आपको बताना था कि कौन सा कानून जो था ज़्यादा फेमस यानी ऐतिहासिक नहीं था। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट 1955। और ये जो भी था ये आपका ये सब ऐतिहासिक कानून है। रेगुलेटेंट 1773 हो गया, चार्टर एक्ट आपका 1833 हो गया, गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1919 हो गया। तो इस तरह इसका उत्तर आपको छापना था। अगला प्रश्न संख्या 53 कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग से संबंधित है? प्रश्न संख्या 53 देखिए, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 जो है ये निर्वाचन आयोग से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 54 जो हमारा क्या था कि विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न संख्या 55 कि पंचायती राज संस्थाओं के 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद में दी गई है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 243 का जी। देखिए यहाँ पर ऑप्शन में आपको सबको 243 दिया गया है, तो अनुच्छेद जो है बीपीएससी का एग्जाम अगर देने वाले हैं तो इस तरह भी आपको ध्यान रखना होगा, क ख ग या जो भी है इंग्लिश के लेटर, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई थी? यानी 73वें संविधान संशोधन जो हुआ था उसकी शुरुआत किस संवैधानिक बिल से हुई थी? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 64वां संविधान संशोधन बिल से शुरुआत उसकी हुआ था। चलिए अब आगे जो है भारत के भूगोल से संबंधित प्रश्न है उसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न आपका है कि निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में कौन सी पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो यहाँ पर आपका राइट होगा आंसर ऑप्शन नंबर डी, पूर्वी पंजाल को पार करते हुए आपका अटल टनल पार करती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 58 कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उनकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है? तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिजोरम। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 59 कि निम्न कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पुलनेज। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 60 की भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में कौन सा जिला सबसे बड़ा जिला है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लेह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न संख्या 61 नंबर कि भारत के किस राज्य में वन्य अभयारण्य सबसे अधिक संख्या में है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। ध्यान रखिए वन्य जीव अभयारण्य पूछ रहा है, सबसे अधिक कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है कि खनिज और जिले के निम्न जोड़े में कौन सा जोड़ा
सही है, आपको मिलान करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है लाइमस्टोन के लिए फेमस है कैमूर, ये सही है। और बाकी सभी जो है सही नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो आपका है विश्व भूगोल से है, वो प्रश्न आपका पूछा गया है प्रश्न संख्या 63 की भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से पूछ रहा है, तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, होन्शु द्वीप। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 64 की ग्रीनलैंड में से किस देश का भाग है। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन नंबर ए, ग्रीनलैंड डेनमार्क का ही एक भाग है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 65 कि निम्न देशों में किन देश में 2019 की सालाना सबसे अधिक उत्पादन हुआ। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, चीन। देखिए यहाँ पर सोने का पूछा है, यहाँ पर कट गया है, सोने का सबसे अधिक उत्पादन पूछ रहा है। तो जैसा कि आपको पता है कि फिलहाल में सबसे अधिक सोने का उत्पादन जो है चीन कर रहा है। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका था, इसको ध्यान रखें, दक्षिण अफ्रीका टिक कहीं मत करें, ये चाइना हो गया है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं। तो ध्यान है कि यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अफ्रीका। अफ्रीका में देशों की संख्या की बात करें तो 54 है, और एशिया में बात करें तो एशिया में 48 देश हैं। तो ध्यान रखें, एशिया में 48 है, और अफ्रीका में आपका 54 है, और यूरोप की बात करें तो यूरोप में आपका 44 है। तो इसको ध्यान रखें, सबसे अधिक देश अफ्रीका में है। चलिए अर्थशास्त्र कुछ प्रश्न हैं, उनको देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 67 है जो कि इकोनॉमिक्स है कि निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सौर ऊर्जा का सबसे अधिक उत्पादन करता है। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 68 की उद्योग और स्थापना के निम्न जोड़े में कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रेल डीवा और अभियांत्रिकी भागलपुर। बाकी ऑल रिफाइनरी बरौनी सही है, सीमेंट बाजारी सही है, फर्टिलाइजर भौराही ये सही है। अगला प्रश्न आपका है कि भारत में खाद्य प्रबंध का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य नहीं है पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर राइट आंसर होगा खाद्यान्नों का निर्यात। यानी यहाँ पर जो प्रबंधन रख रखाव किया जाता है निर्यात के लिए नहीं किया जाता है, बाकी खाद्यों का वितरण, खाद्यों की खरीद और खाद्यों के बफर स्टॉक रख रखाव, बाकी तीनों सही है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 70 कि भारत में राजस्व घाटे का तात्पर्य क्या है, मतलब राजस्व घाटा किसे कहते हैं उसको परिभाषा पूछ रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा भारत सरकार को अपने उन व्यय को वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 71 की वर्ष 2019-20 में निम्न में से कौन सा देश भारत का सर्वाधिक व्यापारिक भागीदार वाला देश रहा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रश्न संख्या आपका 72 है कि भारतमाला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है, किस क्षेत्र से मतलब संबंधित है। तो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी, सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी सड़क से जुड़ा है भारतमाला परियोजना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 73 कि भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO। चलिए अब साइंस के जो भी प्रश्न उनको देख लेते हैं। पहला प्रश्न है प्रश्न का 74 कि दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोधक का मान 2.0 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोधक का मान क्या होगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 4.70। इसमें समांतर श्रेणियों जो श्रेणी क्रम जो भी है फिजिक्स से रिलेटेड फार्मूला उसको एक बार देख ले एग्जाम से पहले। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 75 कि गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या हो जाता है। तो ध्यान रखें कि गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध जो है बढ़ता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा आपका राइट आंसर। सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चूंकि अर्धचालक पूछ रहा है। तो ध्यान रखें कि अर्धचालक का जो प्रतिरोध होता है गर्म करने पर घटता है, चालक पदार्थों का प्रतिरोध जो होता है गर्म होने पर बढ़ता है। जिससे सिलिकॉन और जर्मेनियम ये अर्धचालक हो गए, इनके प्रतिरोध जो होता है गर्म करने पर घटता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं।
अगला प्रश्न संख्या 76 है कि फैराडे स्थिरांक क्या है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सार्वभौमिक स्थिरांक है एक फैराडे स्थिरांक। अगला प्रश्न संख्या 77 है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो ये दूरी की इकाई है। देखिए साइंस और मॉडर्न हिस्ट्री के जो भी प्रश्न और बिहार स्टेट के जो प्रश्न है ये मैक्सिमम प्रश्न रिपीटेड होते हैं, तो यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको हूबहू देखने को मिल जाएंगे। तो इन सारे सेट को बहुत ही ध्यान से देखें। अगला प्रश्न आपका है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन नहीं बदलता है। तो ध्यान रखें, जब भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है, ध्यान रखें। बाकी वेग, गति, तरंग, अपवर्तनांक सब बदल जाता है। अगला प्रश्न संख्या 79 है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इनवर्स, जो कि प्रकाश का वेग होता है, वही पूछ रहा है। अगला प्रश्न है कि पहला आदमी जिसने चांद पर अपना कदम रखा था उनका नाम क्या है। तो नील आर्मस्ट्रांग, जो कि पहले व्यक्ति थे चांद पर जाने वाले। अगला प्रश्न संख्या 81 कि सबसे ज़्यादा श्यानता इनमें से किसकी होगी। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पारा जो है इनमें से, इन चारों में से ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है। चलिए आगे देख लेते हैं। ये सवाल आपका है कि प्लूटोनियम न्यूक्लियाइड में 94 Pu 242 के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर आपको न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है। तो यहाँ से इसको हम घटा देंगे। ऊपर में जो भी दिया आपका रहता है वो परमाणु भार रहता है, तो उसमें आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का ऐड होता है, और नीचे जो होता है ये आपका केवल परमाणु संख्या होता है। तो परमाणु भार में से इसको घटा दीजिए, यानी 200 यहाँ पर आपका कितना है 242 है। यहाँ पर इसको कीजिए 94, या 12 में से 4 घट गया आपका 8 बच गया, यहाँ 3 और 13 में से 9 घट गया 4 बच गया, और ये 1 बच गया 148। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 148। इसको ध्यान रखें कि नीचे में जो भी आपका रहता है वहाँ पर ये परमाणु संख्या रहता है जो कि 94 के पास में है, और ऊपर परमाणु द्रव्यमान होता है। और जो यहाँ पर पूछ रहा है कि न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी, तो ध्यान रखें कि परमाणु जो द्रव्यमान यानी परमाणु भार जो का होता है आपका प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, इसमें दोनों होता है। और यहाँ आपका जो होता है ये केवल प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या होता है, यानी पी होता है। तो ये दोनों का इसमें ऐड है ऊपर में, तो बस परमाणु संख्या इसको घटा देंगे तो ये न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगा। और ध्यान रखें कि जो भी परमाणु होता है उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। यदि आपसे इसमें पूछ देता है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, तो जो प्रोटॉन की संख्या वही इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी। और यहाँ पर इसमें जो परमाणु भार है इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों है, तो इसमें से हम प्रोटॉन को घटा देंगे तो बस न्यूट्रॉन बच जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न संख्या 84 कि पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए किस फिल्टर का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखें यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है शराब पीकर जो भी गाड़ी बाइक चलाते हैं उनकी पहचान के लिए। अगला प्रश्न संख्या 85 है कि चूने का पानी किससे दुधिया हो जाता है। तो ध्यान रखें कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के द्वारा। अगला प्रश्न है कि पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से कौन सा गैस उत्पन्न होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पत्ति होती है जो कि बहुत ही हानिकारक हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था प्रश्न संख्या 87 कि एक घोल का सांद्रण pH 3 से 6 बदलता है, इसमें हाइड्रोजन अणु की सांद्रता कितनी गुनी क्या हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1000 गुना कम हो जाएगी। ध्यान रखें एक घोल का pH 3 से 6 हो रहा है, तो जब 3 से 6 हो रहा है तो ये आपका जो है इधर आपका जो होता है बीच में इधर 1 से लेकर 7 तक इधर आपका जो होता है अम्लीय होता है, और इधर जो 7 के बाद होता है वो आपका क्षारीय होता है, और बीच में 7 जो होता है उदासीन होता है। तो ये 3 से 6 हो रहा है, तो कहने का मतलब कि आपका 3 से 6 हो रहा है तो अम्लीयता की ओर से दूर जा रहा है, क्षारीयता की ओर आ रहा है। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या असर होगी। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता तो अम्ल में होती है जो इस साइड होगी, और इधर आपका क्षार है तो इधर आपका OH होगा। तो इस तरफ जब भी जाएगी तो हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, घटेगी। ये तो कन्फर्म है कि आपका घटेगा। अब कितना गुना घटेगा, तो 3 से 6 हो रहा है
तो आपका 10 के पावर 3 यानी 1000 गुना कम हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1000 गुना कम हो जाएगी। प्रश्न संख्या 88 आपका है कि रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन के द्वारा। ये प्रश्न जो है पिछले बिहार से एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न प्रश्न 89 है कि बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या कितनी होती है। यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, सिग्मा जो होता है 12 और पाई बंध 3। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 90 कि यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व कौन कौन होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये सभी के सभी तत्व जो होते हैं यूरिया में उपलब्ध होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं जो कि बायो से संबंधित है। अगला प्रश्न आपका है कि अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर। इसमें नोड और एंटीनोड दोनों होते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि निम्न में से सबसे मीठी चीनी कौन सी है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फ्रुक्टोज है जो सबसे मीठी चीनी है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सेब। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 94 कि फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका हो जाएगा बी, प्रोटीन। अगला प्रश्न है कि लवंग एक मसाला पौधे किस भाग से प्राप्त होता है। तो ये फूल की कली से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 96 कि मांसपेशियों में दर्द के उपचार के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंफ्रारेड का। अगला प्रश्न है कि दूध एक घटिया स्रोत है किसका, यानी दूध में क्या चीज़ नहीं पाया जाता इनमें से। तो विटामिन सी उसमें दूध में नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है ग्लूकोज के एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम के द्वारा बदला जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जाइमेज के द्वारा ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में बदला जाता है। अगला प्रश्न है कि विटामिन जो रक्त के थक्के बनने में प्रभावित होता है, विटामिन के। और यहाँ पर आपसे तत्व पूछे कौन सा तत्व रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। ध्यान रखें कैल्शियम। और विटामिन जब भी पूछे के। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 100 कि महिला सेक्स हार्मोन में से कौन सा है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए, एस्ट्रोजन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न संख्या 101 कि पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्विड कार्लसन को। इनको 2000 में नोबेल पुरस्कार पार्किंसन बीमारी की खोज के लिए, उपचार के लिए दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 102 आपका है कि थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी कारण होती है। तो ध्यान रखें आयोडीन की कमी से होती है थायराइड ग्रंथि की कमी खराबी। अगला प्रश्न 103 आपका है कि कड़वाहट के लिए जीभ का कौन सा भाग संवेदनशील होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पीछे का भाग जो होता है वो कड़वाहट के लिए संवेदनशील होता है। और आगे वाला भाग जो टिप होता है वो मीठे के लिए होता है। और किनारे का भाग जो होता है वो भी एक तरह से आपका खट्टापन ही बताता है। तो जो भी अब आगे के जो भी प्रश्न हैं वो सारे के सारे करंट अफेयर्स संबंधित हैं, जो कि आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए उपयोगी नहीं होंगे। क्योंकि करंट अफेयर्स पुराना हो गया है तो वहाँ से प्रश्न आने के चांस बिल्कुल ही नहीं रहते हैं। तो हम इस सेट को यहीं पर समाप्त करते हैं। ये सेट जो है बिहार एसआई एग्ज़ाम और बिहार बीपीएससी पीटी और सीडीपी तीनों एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इस कंटिन्यू सेट को देखते रहें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों में से शेयर कीजिए। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। ये वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।